तो लास्ट क्लास में हमने एक गवर्नमेंट ग्रांट का ऊपर ऊपर से देख लिया था, बेसिक्स देख ली थी, डेफिनेशंस को देख लिया था। उसको सिर्फ और सिर्फ मैं भी कवर कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस को। गवर्नमेंट असिस्टेंस, इसके अंदर सब चीज़ें आ गई। किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट गवर्नमेंट दे दे किसी एंटिटी को या रेंज ऑफ एंटिटीज को, ठीक है, तो उसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। लेकिन उस असिस्टेंस में हम रिकग्नाइज उसी असिस्टेंस को करते हैं कि जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस तो है, लेकिन कौन सी वाली को हम रिकग्नाइज करेंगे? जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो किसी एंटिटी को टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। ग्रांट जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ आता है। या तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, कुछ हमें दिया जा रहा है, कोई कैश दिया जा रहा है या कोई भी चीज़ दी जा रही है किसी पास्ट परफॉर्मेंस के लिए, पास्ट कंप्लायंस के लिए या फ्यूचर कंप्लायंस के लिए, रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। यार कोई पैसे मिल रहे हैं कोई एसेट खरीदने के लिए, या पैसे मिल रहे हैं कि भाई आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, एम्प्लॉयज को, चलो पब्लिक को ट्रेन करो, आईटी के कोर्सेज करवा दो, ठीक है, क्रिप्टो के कोर्सेज करवा दो, फॉरेक्स के कोर्सेज करवा दो। तो वो हो गए गवर्नमेंट ग्रांट। या चलो अभी रिसेंटली कोयटा के अंदर इंस्टीट्यूट खुला है, तो अच्छा, बाय गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, बाय गवर्नमेंट, बाय किसी भी एनजीओ की तरफ से हो सकता है, ठीक है। किसी भी, लेट से अलहम्द एकेडमी जो कराची की है उसको ग्रांट मिला कि आप कोयटा के अंदर इंस्टीट्यूट खोलो, ठीक है, आप कोयटा के अंदर इंस्टीट्यूट खोलो, आई कैप ने उसको स्पॉन्सर किया, तो वो भी एक ग्रांट हो गई, ठीक है। या आई कैप ने या किसी किसी भी किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यार आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हो, आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई इक्विपमेंट ले लो, अच्छे कैमरास ले लो, अच्छे माइक्स ले लो। कैमरा से महंगे तो माइक्स होते हैं, तो ऐसा कर लो। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो हमारी ग्रांट्स के अंदर आती हैं। लेट्स से कि मैं एक स्पोर्ट्स कंपनी हूँ, मैं जो है वो फुटबॉल के इंडोर मेंटेन करता हूँ, मेरी बहुत सारी जो है वो इंडोर की लोकेशंस हैं। तो अब गवर्नमेंट मुझे ग्रांट दे, बोले कि यार तुम इस सर्टेन सिटी के अंदर जहाँ पर तुम्हारी जो फैसिलिटीज हैं, जहाँ पर तुम्हारा इंडोर है, वहाँ तुम लीग करवा दो, कोई फुटबॉल लीग करवा दो, कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा दो। तो वो भी मेरे लिए एक ग्रांट है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई एसेट दे सकती है। गवर्नमेंट बोले यार ये लो जमीन लो, इसके ऊपर तुम ये वाला फ्रूट लगाओ, ठीक है, इसके ऊपर तुम फैक्ट्री लगाओ, इसके ऊपर तुम सोलर प्लांट लगाओ, इसके ऊपर डैम लगाओ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज में कोई भी चीज आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रांट है। दो तरह के ग्रांट होते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स में वो कह रहे हैं ग्रांट्स whose प्राइमरी कंडीशन इज दैट एन एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड परचेज, एसेट को परचेज करना, कंस्ट्रक्ट करना या एक्वायर करना लॉन्ग टर्म एसेट्स को। तो ऐसे ग्रांट को हम बोलेंगे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब हम ये टाइप्स इस वजह से कर रहे हैं कि भाई हर तरह के ग्रांट की अलग अकाउंटिंग होगी। एसेट्स वालों की अलग तरह से होगी, इनकम वालों की अलग तरह से होगी। ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम में वो कहता है कि ग्रांट्स अदर देन रिलेटिंग टू एसेट्स, कि लेट से आपने पास्ट में कोई खर्चे किए, कोरोना का टाइम आ गया, कोरोना का टाइम आ गया, आप बहुत हैवी लॉसेस इनकर कर रहे हो और आपके बहुत नुकसान हुए। अब आप बोल रहे हो कि यार मैं कंपनी नहीं चला सकता, मेरा बहुत लॉस हो चुका है, मैं एम्प्लॉयज को क्या करता हूँ, फायर करता हूँ। तो गवर्नमेंट आ गई बीच में, तो गवर्नमेंट कह रही है आपका जितना भी लॉस है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज को मत निकालना। तो जितना भी मेरा लॉस हुआ है वो फ्यूचर में होगा या अभी हो चुका है,
लॉस मेरा अभी हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। गवर्नमेंट मुझे कह रही है भाई फुटबॉल की लीग करवा दो, मुझे कोई एसेट थोड़ी दे रही, कोई प्लांट एंड मशीनरी दे रही है क्या, कोई इक्विपमेंट दे रही है क्या, नहीं ना। तो ये भी एक ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। गवर्नमेंट मुझे कहती है कि भाई तुम 3 साल 4 साल तक तुम एक सर्टेन लेबर टर्नओवर मेंटेन करो, कि तुम एक सर्टेन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, इतने हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, इतने हजार लोगों को तुम आईटी के कोर्सेज करवाओ, इतने हजार लोगों को क्रिप्टो के फॉरेक्स के आजकल हो रहे ना कोर्सेज गवर्नमेंट के, यूथ प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो वो करवा दो। तो ऐसा हो सकता है। या आई कैप किसी एकेडमी को बोले, किसी आई कैप किसी भी CARAET को मुझे बोल दे कि भाई आप कैफ की रिवीजन क्लासेस करवाओ, और बदले में आई कैप उनको कुछ पैसे दे दे, कुछ फंड्स दे दे, तो वो भी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो गया। अच्छा जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया हमारा सदाबहार IS-23 के अंदर भी था, IS-16 के अंदर भी। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्वालिफाइंग एसेट का था IS-23 के अंदर, IS-16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो ये सदाबहार चीज है, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे। तो ये बोल रहा है, इससे पहले हम एक सवाल कर लें। हमें इसमें देखना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स एज आइदर रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू इनकम। इनमें से कौन से ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट हैं और कौन से ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम है, हमें वो बताना है। तो ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू पावर जनरेशन प्लांट इन पाकिस्तान। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके लिए है। तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, GRA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ग्रांट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री इन स्पेसिफिक रूरल एरिया। किसी गांव गोट के आसपास, किसी रूरल एरिया के आसपास जहाँ लोग बहुत गरीब होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है, तो वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी कि आप कंस्ट्रक्शन करो एक फैक्ट्री की, ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। या लेट से, इसके साथ एक और एग्जांपल मैं जोड़ देता हूँ। आई कैब अलहमद एकेडमी को बोले कि आप कोयटा के अंदर इंस्टीट्यूट खोलो, क्योंकि वहाँ पर कोई CA का इंस्टीट्यूट है नहीं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलो। तो ये भी, ये क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट है, ठीक है। ग्रांट बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग अ फुटबॉल लीग फॉर नेक्स्ट 3 years। ग्रांट बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फुटबॉल लीग करवानी है अगले 3 साल के लिए, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अच्छा, अगर इधर ये होता कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें पैसे देती कि मैं इंडोर्स मैनेज करता हूँ, ठीक है, और मेरा बड़ा अच्छा काम चल रहा है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मुझे बोलती है, ये लो पैसे पैसे मेरे मुंह पे मारती है, बोलती है स्टेडियम बनाओ फुटबॉल का, कब तक गरीब इंडोर पे तू गुजारा करेगा, स्टेडियम बना आप। तो वो ग्रांट फॉर एसेट हो जाता। लेकिन अभी वो मुझे फुटबॉल लीग कंडक्ट करवाने का बोल रही है, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो गया। ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर इन लास्ट 5 years। अच्छा, लेबर टर्नओवर क्या होता है? अ, एक रेशो होता है हमारे पास, ये FAR 1 में होना चाहिए, FAR 1 में है नहीं, बट हो सकता है MFA के अंदर हो, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो होता है, हम देखते हैं कि साल में कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, हमारे कितने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं एक सर्टेन पीरियड के अंदर।
कि अगर मैंने साल में 100 एम्प्लॉयज हायर किए, तो उसमें से कितने लोग छोड़ के गए, टोटल एम्प्लॉयज में से कितने लोग छोड़ के गए। तो वो उसका हम एक रेशो बनाते हैं, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, कि भाई इतना लेबर टर्नओवर मेंटेन करना है। अब वो रेशो जो भी हो भाई, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, तो हमें वो 5 साल के लिए मेंटेन करना है। ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर फॉर मेंटेन लो लेबर टर्नओवर इन लास्ट 5 years, ठीक है। तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, तो हमने वो लेबर टर्नओवर रेशो मेंटेन रखा, वो हमने रेशो मेंटेन रखा। तो यहाँ एम्प्लॉय है, यहाँ लेबर आ गया बस, ठीक है। कि एम्प्लॉयज या लेबर्स कितने परसेंटेज से छोड़ के जा रहे हैं हमारी एंटिटी को, उसको बोलते हैं। तो हम जब भी एक नई किसी कंपनी में जा रहे हो, तो हम ये चीज़ देख के जाएं, हम कहीं नौकरी पे जा रहे हैं तो हम ये चीज़ देखें कि वहाँ का एम्प्लॉय टर्नओवर कैसा है। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर रेशो ज़्यादा है, तो फिर हमने एक बार सोचना है कि हमें वहाँ पे जॉब करनी है या नहीं करनी। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स थी कि हमारे हमें गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ कहाँ से मिल सकती है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। तो हमें ये पता चल गया कि किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। अच्छा, मुझे किसी भी एनजीओ से मिल सकती है, मुझे किसी भी मिनिस्ट्री से मिल सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मुझे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकती है, यूनिसेफ से मिल सकती है, यूनिसेफ भी तो एक एनजीओ है ना। यूएसएड, यूएसएड भी मिल सकती है मुझे। बिल गेट्स की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, भाई कहीं से भी आ जाए, भाई कोई ग्रांट आ जाए भाई, भाई बस कोई ग्रांट दे दो यार, तो कहीं से भी आ जाए, हमने उसको ग्रांट मानना है। किसी भी जगह से आ सकती है। अब हमें देखना है रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो इसमें वो कह रहा है, चलो थोड़ा सा रिपीट करते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा जी, क्वालिफाइंग एसिड IS-23 रिकग्निशन क्राइटेरिया। भाई जिस एसिड को बनाने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। अच्छा जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया IS-16, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसिड विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी, और कॉस्ट ऑफ एसिड इज रिलायबली मेजरेबल। ये था रिकग्निशन क्राइटेरिया IS-16 में, और यही सेम क्राइटेरिया हमारे पास था IS-40 के अंदर। तो हमने साथ में दूसरे स्टैंडर्ड्स का भी रिकग्निशन क्राइटेरिया देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे अपने करीबी स्टैंडर्ड IS-20 की तरफ। तो गवर्नमेंट ग्रांट शिल नॉट बी रिकग्नाइज्ड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। भाई जब तक ग्रांट रिकॉर्ड नहीं करो, जब तक तुम्हें इस चीज का एश्योरेंस ना आ जाए। एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? एश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, इस चीज का कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि द एंटिटी विल comply विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम, कि तुम उस ग्रांट की कंडीशंस को पूरा कर पाओगे या नहीं, और द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। भाई ग्रांट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कुछ पक्का वक्का है, गवर्नमेंट पे भरोसा है? तो अगर आपको गवर्नमेंट पे भरोसा है या किसी एनजीओ पे भरोसा है, आपके पास ये एविडेंस है कि ग्रांट रिसीव हो जाएगा, तो फिर कर लो रिकॉर्ड इसको। और वो ग्रांट रिसीव होना जरूरी नहीं है, ग्रांट रिसीव होने के साथ साथ आप उसके उसके साथ जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हो। आपके पास उतने एम्प्लॉयज हैं, उतनी रिसोर्सेज हैं कि आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। मैंने फुटबॉल के इंडोर की बात की थी। फुटबॉल या क्रिकेट का इंडोर है, और गवर्नमेंट मुझे पैसा देती है टूर्नामेंट करवाओ। तो मैंने आज तक कभी अपने दोस्तों का बारबेक्यू मैनेज नहीं किया, तो मैं टूर्नामेंट कैसे मैनेज करूंगा? भाई कॉम्पिटेंस भी तो देखनी है ना अपनी। तो
तुम्हारे पास इतनी कॉम्पिटेंस है कि तुम उन कंडीशंस से कंप्लाई कर सकोगे ग्रांट की। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं तो फिर कर लो। तो और नीचे नोट में एक चीज लिखी है जो मैं बता चुका हूँ कि रिसिप्ट ऑफ ग्रांट डज नॉट इटसेल्फ प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड। ग्रांट रिसीव होना जरूरी नहीं है, ग्रांट के साथ जो कंडीशंस फुलफिल हैं साथ में वो भी, वो तुम फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो भाई दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी जाके ग्रांट रिकग्नाइज होगा। कॉन्क्लूसिव एविडेंस भाई साहब, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ आ गया उस्ताद बीच में। तो भाई ग्रांट रिसीव हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो ग्रांट के साथ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, ठीक है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस की डेफिनेशन, हम यहाँ पे बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर अगर कॉन्क्लूसिव एविडेंस की डेफिनेशन में घुस गया तो यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस ये समझ लो कि भाई ग्रांट रिसीव हो गया, अच्छा ठीक है ग्रांट रिसीव हो गया, इसको इनकम मान लो नहीं ना, अबे पहले ये तो देख ले कि कंडीशन फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, औकात है तेरी। अब है पीरियड ऑफ रिकग्निशन, भाई साहब ये भी सदाबहार। तो पीरियड ऑफ रिकग्निशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट IS-23 क्या था भाई? बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइज होगी? तीन कंडीशंस: expenditure on the asset has been incurred, construction of the qualifying asset has started, और borrowing cost is incurred या has started to incurred, to be incurred। ये तीन कंडीशन भाई साहब। भाई एसेट का पीरियड ऑफ रिकग्निशन, पीरियड ऑफ रिकग्निशन तो नहीं था खैर, IS-16 में, IS-40 में यूजफुल लाइफ थी, हाँ यूजफुल लाइफ थी। तो साथ साथ हम पिछले स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज कर रहे हैं, टाइम बहुत है अपने पास, टाइम ही टाइम है। तो पीरियड ऑफ रिकग्निशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स शिल बी रिकग्नाइज्ड in profit and loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognizes the related costs as expenses for which grants are intended to compensate। ग्रांट क्या है? एक कंपनसेशन है फॉर पास्ट, फॉर पास्ट कंप्लायंस या फ्यूचर कंप्लायंस, एक कंपनसेशन है ना। बदला, कंपनसेशन मतलब भाई आप जो चीज कर रहे हो उसके बदले में जो चीज आपको मिल रही है वो कंपनसेशन। ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो, वहाँ मजदूरी कर रहे हो, उसके बदले में आपको इनकम, तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो आपकी कंपनसेशन है। तो गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट को एज एन इनकम रिकॉर्ड करो। भाई जाहिर है जो है लॉस तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, इनकम ही रिकॉर्ड होगी, फ्री के पैसे। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करो ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। जिस तरह सिस्टमेटिक बेसिस पे आप जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, उसको सिस्टमेटिक बेसिस पे ऊपर एलोकेट करते हो ना। है तो वो एक्सपेंस, लेकिन पूरा का पूरा एक ही साल में थोड़ी लेके जाते हो उसको, सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हो, उसको एक्सपेंस आउट करते हो। ठीक है जी। तो इसी तरह ग्रांट को भी सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द पीरियड्स इन विच द एंटिटी रिकग्नाइजेज द रिलेटेड कॉस्ट एज एक्सपेंसेस, भाई जिन पीरियड्स में तुम्हारा इस ग्रांट से रिलेटेड खर्चा हुआ है उन पीरियड्स में सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करो। कि लेट से कि मुझे गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये लो पैसे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी एकेडमी बहुत मशहूर चल रही है, तुम एक काम करो 3 साल तक तुम स्टूडेंट्स को IT के कोर्सेज करवाओ। तो फिर इसका मतलब मैं अगले 3 साल में अपने एक्सपेंसेस इनकर करूंगा, मैंने जो टीचर्स हायर किए, जो इंस्ट्रक्टर्स हायर किए, उनकी सैलरीज दूंगा, मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा, वो भी मैं, उनकी भी कॉस्ट्स होंगी, बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट इनकर करूंगा। उसके बाद मुझे
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, वो भी एक कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं इन कॉस्ट्स को, इन रिलेटेड कॉस्ट को जब मैं एक्सपेंस चार्ज करूंगा जिन पीरियड्स में, तो उन पीरियड्स में सिस्टमेटिक बेसिस के ऊपर मैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज करूंगा एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई थ्योरी जो है वो ऐसे हजम नहीं होती, जब इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेके आएंगे तो फिर हमें डाउट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। अच्छा जी, अब रिकग्निशन है, हर किस्म के ग्रांट की अलग रिकग्निशन है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की अलग, और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की अलग। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स में डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए क्या पीरियड होगा और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए क्या पीरियड होगा। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स का तो हमें पता है कौन से होते हैं। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स में हमारे पास लैंड हो गई। भाई कोई लैंड आ गई, कोई लेट से कोई इंटेंजिबल एसेट। कोई इंटेंजिबल एसेट हो सकता है क्या? हम्म, अगर कोई ऐसा लाइसेंस है जिसकी कोई लाइफ नहीं है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइफ है, कोई कॉपीराइट्स हैं, कुछ कुछ भी है, तो वो हमारा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो जाएगा। क्या कहते हो? गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करने का लाइसेंस दे दे किसको? स्टारलिंक को, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, इंटरनेट कंपनी। तो वो स्टारलिंक के लिए जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा। अगर फ्री में दे दे तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, उसको डेप्रिशिएट कैसे करोगे? लाइसेंस की अगर यूजफुल लाइफ ही नहीं होगी तो। हाँ, अगर टाइम पीरियड है तो वो डेप्रिशिएबल है। तो लैंड हो सकती है भाई, लैंड तो डेप्रिशिएबल नहीं है। कोई लैंड हो सकती है, कोई भी और चीज हो सकती है, सवालों के अंदर भर के एग्जांपल्स आएंगे। तो अगर तो डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसको रिकग्नाइज करो इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड्स इन द प्रोपोर्शन इन विच डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दोज एसेट्स इज रिकग्नाइज। भाई जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो जितनी वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बनाते जाओ, इनकम रिकग्नाइज करते जाओ, जैसे जैसे तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब प्रोपोर्शन इन विच, अब वो किस प्रोपोर्शन में लेके जाएंगे वो हम देखते हैं। भाई लेट से स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी एसेट के ऊपर। लेट से 100 का एसेट था, तो 10 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। और 10 रुपए का ग्रांट था, तो ग्रांट को भी मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से। ग्रांट को भी मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो 1 रुपए का जो ग्रांट है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इधर लिख देता हूँ ना भाई। 100 का एसेट है और 50 का ग्रांट है। 50 का ग्रांट नहीं, 10 का ग्रांट था बड़े भाई। और 10 का ग्रांट है भाई। तो 10 साल की यूजफुल लाइफ है, ये स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन आई 10। तो अब जब मैं एसेट के ऊपर जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो ग्रांट को भी उसी प्रोपोर्शन में करूँ। तो ग्रांट को भी डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, तो ये 1 आ गया। तो 1 की डेप्रिसिएशन आ गई, तो 1 ये मेरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज ग्रांट इनकम। ठीक है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। भाई अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो भले, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है ना, उसके लिए अगर मुझे ग्रांट मिल रही है तो उसके ऊपर कंडीशंस जरूर होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कोई ग्रांट मुझे मिले, तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है आपको फ्री में ग्रांट देगी। ठीक है, तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट दे, तो कोई लैंड दे दे, लेट से
कि मुझे गवर्नमेंट लैंड देती है, उसके ऊपर कोई फैक्ट्री बना भाई। मुझे जमीन दे दी किसी रूरल एरिया में, बोलती है फैक्ट्री बना। अलहमद एकेडमी को जमीन दे दी कोयटा में कि भाई इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बनाओ, RIT बनाओ। कोयटा के बच्चों को एक इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए CA का, कोयटा के अंदर। तो वो कर दिया भाई। मुझे लैंड दे दी कि उस्ताद इसके ऊपर तुम जो है ना वो वाले फल लगाओ, क्या बोलते हैं उनको, जो फैशन में फ्रूट होते हैं, जो पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं उगाए जाते। लेट्स से एवोकाडोज लगाओ यहाँ पे, ऑलिव्स लगाओ यहाँ पे, कोई ऐसी कोई दूसरी नस्ल का कुछ लगा दो तुम, फ्रूट फ्रूट लगा दो, कोई सब्जी लगा दो ऐसी जो पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं उगती है और उसका हाई यील्ड होता है। ब्लैकबेरी लगा दो। ठीक है, तो कंडीशंस अटैच्ड होंगी कि भाई ये तुम बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुम इसमें 10 साल तक काश्तकारी करो, फार्मिंग करो। ठीक है, या तुम ये लो जमीन, इसके ऊपर तुम ऑस्ट्रिच फार्मिंग करो। तो यहाँ अपना दिमाग बहुत चलता है फार्मिंग के उसमें। तो ये चीज़ों, अब ऐसा हो नहीं सकता कि इन पे कंडीशंस अटैच ना हो, कंडीशंस हमेशा अटैच होंगी इसके साथ। तो मैंने एक एग्जांपल दी है, अ ग्रांट फॉर लैंड। मैंने क्या, ये बुक में एग्जांपल है। तो अ ग्रांट फॉर लैंड में बी कंडीशनल अपॉन इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द साइट, एंड इट में बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। तो अगर तो मुझे ग्रांट इसलिए मिल रही है कि मुझे बिल्डिंग बनानी है जमीन के ऊपर, मुझे लैंड मिल रही है, उसके ऊपर मुझे बिल्डिंग बनानी है, उसके ऊपर मुझे फैक्ट्री बनानी है, कुछ भी बनाना है, उसके ऊपर मुझे गार्डन बनाना है, ऑर्किड बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, कुछ भी बनाना है, स्टेडियम बनाना है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, किसी का भी। तो इधर अप्रोप्रिएट तो यही लग रहा है कि मुझे जो मैं चीज बना रहा हूँ, लेट से बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर ग्रांट को उस डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊं। ठीक है भैया। तो हम इस चीज को देख रहे होंगे, बाकी प्रैक्टिकल जब करेंगे सवाल तो हमें अंदाजा हो जाएगा। इसका कोई सवाल नहीं था क्या? हाँ नीचे है, चलो। अब है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की रिकग्निशन। अब इसमें दो तरह की हैं, ग्रांट्स फॉर एक्सपेंस ऑलरेडी, ऑलरेडी इनकर्ड नहीं लिखा मैंने, ऑलरेडी इनकर्ड। ग्रांट, ग्रांट्स फॉर एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड, भाई मैं पहले कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था, मैं कोरोना की वैक्सीन बना रहा था, वैक्सीन मैंने बना ली, अब गवर्नमेंट बहुत खुश हो गई, गवर्नमेंट ने बोला ये लो यार, जितना भी तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा आया ना, ये लो, चाहो अय्याशी करो। ठीक है। या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे, कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हैं, कोरोना आ गया है और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, बहुत लॉसेस हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट मुझे इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट करे कि भाई ये लो पैसे अपने, आप इसमें से अपना रेंट दो, आप इसमें से अपनी बिजली का बिल दो, अपने लेबर को सैलरीज दो, कंपनी बंद मत करना यार प्लीज। तो ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई कि मेरे पीछे लॉसेस होते आ रहे थे और अब इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गई मुझे, और इसके ऊपर कोई कंडीशंस भी नहीं है। कंडीशंस भी अटैच नहीं है। तो ये भी मेरा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो जाएगा। रिलेटेड टू इनकम तो है, खैर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कहते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल दी कोरोना वाली। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक फ्यूचर एक्सपेंसेस, भाई जब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कोई खर्चे करने हैं, फ्यूचर में कोई फुटबॉल लीग करवानी है, फ्यूचर में कोई जो है वर्कशॉप करवानी है, फ्यूचर में कोई कोई जो है वो अवेयरनेस मार्च करवाना है, औरत मार्च करवाना है मुझे। या आपने देखा होगा ना यार, अवेयरनेस के मार्च होते हैं, जैसे अभी जो है वो मार्च हो रहा है, ये गर्मियों के हवाले से, हीट वेव के हवाले से, अवेयरनेस के लिए लोग बाहर निकलते हैं ब्रोशर्स वगैरह लेके, पेनाफ्लेक्स लेके।
अभी कल ही मैं जा रहा था सदर, तो वहां निकले हुए थे। ठीक है, कोई कोई मुझे फूड ड्राइव करवानी है, उसके लिए मुझे कोई ग्रांट मिले, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंस के लिए मिले भाई, फ्यूचर के लिए मिले, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। तो भाई हमारे पास दो किस्म के हैं, एक पास्ट एक्सपेंस, एक फ्यूचर एक्सपेंस। तो पास्ट एक्सपेंस के लिए ग्रांट दैट बिकम्स रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड, एक्सपेंसेस या लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं बाय द एंटिटी, और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, वो मैंने बता दिया, विद नो फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट कंडीशंस। और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के अगेंस्ट मेरे पास फ्यूचर में कोई कॉस्ट नहीं आएंगी, और उसके साथ कोई कंडीशंस भी अटैच नहीं है। शेल इमीडिएटली बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। भाई जब ये रिसीवेबल हो जाए ना, मिला नहीं हो भले आपको, रिसीवेबल हो जाए, ये प्रोबेबल हो जाए, आपको यकीन है कि भाई मुझे मिलेगा ही मिलेगा, आपको भरोसा है, तो फिर आप इसको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, 100% ब्रदर, 100% प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ ब्रदर या सिस्टर जो भी। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक फ्यूचर एक्सपेंस recognized in प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड व्हेन relevant expenses will incur। वही वाली बात हो गई भाई, जब फ्यूचर में 3 साल के लिए लेट से मुझे कोर्सेज करवाने, तो मैं उस ग्रांट को 3 साल के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा। ठीक है भैया। उफ, ये क्वेश्चन है, स्टेट द टाइम ऑफ recognition of income related to recognition of income related to following government grants। Grant was received for maintaining good working conditions in the past। पीरियड ऑफ रिकग्निशन बताना है ग्रांट इनकम का, कि कब कब मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा। इनकम का तो ये तो पता होगा ना कि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो ये मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट एक्सपेंस के लिए हमने ये देखा कि पास्ट एक्सपेंस लॉसेस या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करो, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पूरा का पूरा। ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। भाई फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हम इसको रिकग्नाइज करेंगे। ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट that has a useful life of 15 years and being depreciated using 30% reducing balance method। तो हम क्या करेंगे, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको समझाने का आसान तरीका ये है कि भाई एसेट को मल्टीप्लाई करोगे ना 30% से, तो ग्रांट, ग्रांट के ऊपर भी आरबीएम लगा दो, एसेट के ऊपर आरबीएम लगा दो, ग्रांट के ऊपर भी आरबीएम लगा दो, सही ग्रांट इनकम बनेगी, सही ग्रांट इनकम आएगी, आरबीएम लगा दो। द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड। भैया, भैया भैया की मीम चल रही है ना, वो चाचा और भैया वाला भाई, तो वो मुंह पे आ रही है बार बार। तो ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड, किसी एसेट को एक्वायर करना, परचेज करना या डेवलप करना, तो यहाँ एक्विजिशन है। सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री दे रहा होना चाहिए, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट था, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एनडीए। सब्जेक्ट टू कंडीशन, लेकिन कंडीशन ये थी कि बिल्डिंग या फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, सॉरी, बिल्डिंग या फैक्ट्री दे रहा हूँ। तो ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जरूर है, लेकिन कंडीशंस अटैच है, तो हम ये कह रहे हैं कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्विजिशन ऑफ लैंड फिर से भाई, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट फॉर डेयरी फार्मिंग, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग
मिनिमम 70% लोकल एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अब ये कैसे होगा भाई? 70% लोकल एम्प्लॉयमेंट, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, लेकिन डेयरी फार्मिंग करनी है उसके ऊपर। तो अब क्या करूं? तो ओवर ओवर 10 ईयर्स, ओवर 10 ईयर्स मुझे लोकल एम्प्लॉयमेंट देखनी है, मिनिमम लोकल एम्प्लॉयमेंट। भाई जिस जगह पे मैं बना रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, 70% एम्प्लॉयज वो होने चाहिए अगले 10 साल तक। तो ओवर 10 ईयर्स मैं इसको इनकम में रिकग्नाइज करता रहूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमारा है लास्ट टॉपिक, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स। हम थक गए होंगे, लेकिन क्या करें, मैं भी थक गया हूँ। प्रेजेंटेशन के इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी भाई? अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो अकाउंटिंग के भी दो तरीके, ग्रांट रिलेटेड इनकम के भी दो तरीके, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स के भी दो तरीके। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, इसका पहला तरीका, प्रेजेंट द ग्रांट एज अदर इनकम। अदर इनकम कैसे बनाऊंगा? अगर ग्रांट रिसीवेबल है या रिसीव हो गया, तो कैश या ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, डेफर्ड ग्रांट। अच्छा, डेफर्ड क्यों कर रहा हूँ मैं ग्रांट को? पैसे तो मिल चुके हैं या पैसे तो मिलेंगे, इसको मैं ग्रांट इनकम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा? क्योंकि ये तो मेरी इनकम है ना, फ्री का पैसा है ना। तो मैं इसको डेफर्ड ग्रांट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वो इनकम है जो मैंने अभी अर्न नहीं की है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भाई, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड। तो अभी मैंने ये इनकम अर्न नहीं की है, तो इसको मैं डेफर कर रहा हूँ, इसको मैं लेट रिकॉर्ड करूंगा। जब ये अर्न कर लूंगा, जब मैं इसको कमा लूंगा, जब मेरा इसके ऊपर राइट होगा, तब मैं इसको इनकम मान लूंगा। तो डेफर्ड ग्रांट हो गया क्रेडिट। तो डेफर्ड ग्रांट की वैसे नेचर क्या होती है? लायबिलिटी वाली नेचर है, लायबिलिटी वाली नेचर है। अच्छा जी, डेफर्ड ग्रांट, अब जब मैं एक्सपेंस इनकर करूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने एक्सपेंसेस को इनकर करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डेफर्ड ग्रांट मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने लायबिलिटी अपनी कम कर दी, जो मैंने इनकम डेफर की थी उसको कम कर दिया, और अब उसको मैं लेके चला गया अदर इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके क्या, तो अब मैंने उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लिया, मतलब इतनी इनकम मैंने अर्न कर ली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम एक ही टाइम पीरियड में सारी इनकम रिकॉर्ड कर लें, हम मल्टीपल टाइम पीरियड्स में 2 साल 3 साल के पीरियड में भी कर सकते हैं। तो जितना भी हमने जितनी भी हम इनकम अर्न कर चुके होंगे, तो हम वो डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर देंगे और ग्रांट इनकम क्रेडिट कर देंगे, अदर इनकम क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरा तरीका, प्रेजेंट द ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। क्या करो, ये एंट्री तो सेम है, डेफर्ड ग्रांट, क्योंकि मैंने अर्न नहीं किया ना डेफर्ड ग्रांट को। अब क्या होगा, जैसे जैसे तुम एक्सपेंडिचर करो, तुम क्या करो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो, मतलब लायबिलिटी कम करो, और तुम अदर इनकम में नहीं लेके जाओ, अदर इनकम में नहीं लेके जाओ, उसी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, कोई तुम किसी भी किस्म का एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, किसी भी किस्म का एक्सपेंस हो सकता है, उसको तुम कम कर दो, डायरेक्टली कम कर दो। तो इनडायरेक्टली तो ये इनकम ही हो रहा है, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस को घटाती है, इनकम एक्सपेंसेस को कम करती है, ठीक है, और एक्सपेंसेस इनकम को कम करते हैं। तो मैंने एक्सपेंस को कम कर दिया, जितने से मुझे इनकम बनानी थी मैंने उतने से एक्सपेंस को ही कट ऑफ कर दिया। ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को प्रेजेंट कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर।
अब है असल चीज भाई, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। तो सबसे पहला, सेटिंग अप ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम वो इनकम जो मैंने अभी अर्न नहीं किया, तो डेफर्ड इनकम की जो नेचर होती है वो लायबिलिटी की होती है। तो पीपी ही आया। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, इस एंट्री में कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और मैंने ग्रांट रिसीव किया, तो ग्रांट रिसीवेबल या कैश, डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट क्यों भाई, अभी अर्न नहीं किया ना, तो एसेट के ऊपर जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसी प्रोपोर्शन में मैं ग्रांट को इनकम में लेता जाऊंगा। तो ऐसे होगा। तो अब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब मैंने जितने से डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसी प्रोपोर्शन में डेफर्ड ग्रांट को मुझे लेके जाना है ग्रांट इनकम में। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। डिडक्टिंग ग्रांट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। जिस तरह हमने ऊपर देखा, जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम था कि हमने एक्सपेंस को ही कम कर दिया, तो हम यहाँ पे एसेट की कैरिंग अमाउंट को ही कम कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, एसेट आया, पीपीडी डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अब जब मैंने ग्रांट रिसीव किया तो मैं उसको डेफर नहीं कर रहा, डेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डेफर मत करो, उसको एक्सपेंस, सॉरी पीपी में से माइनस कर दो, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो या एसेट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दो। अच्छा, जब भी हम इम्पेयरमेंट चार्ज करते थे एसेट के ऊपर या रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज करते थे, तो हमारी डेप्रिसिएशन अगले साल की कम आती थी। तो इसके अंदर भी यही सीन होगा कि जितने से आपने इसको एसेट को कम किया है ना, अब आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसे ही कम आएगा। तो इसका मतलब ग्रांट इनकम भी रिकग्नाइज होती रहेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आएगा आपका। तो अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो आपका कम आएगा। तो ये रिकनसाइल कैसे होगा, तो कम कितने से कम आएगा भाई, जितने की ग्रांट इनकम आपने यहाँ से चार्ज की है ना, उतने से ये कम आएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो आप इस डेप्रिसिएशन में से ये ग्रांट इनकम माइनस करोगे ना, तो आपके पास ये वाली डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। खैर ये हम जब सवालों को देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहरहाल अभी थ्योरी हमारी थोड़ी सी और थ्योरी रहती है, फॉरगिवेबल लोन्स, नॉन मॉनेटरी लोन्स, नॉन मॉनेटरी, हाँ नॉन मॉनेटरी ग्रांट, फॉरगिवेबल लोन्स और रिपेमेंट ऑफ ग्रांट। के आप चलते रहे, ग्रांट चलता रहा, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते रहे, और लेकिन कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए। हमें लगता था हम कंडीशंस पूरी कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाए। अब वो पूरा का पूरा ग्रांट वापस करना है गवर्नमेंट को, तो अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो एक बहुत प्रैक्टिकल एरिया, रियल लाइफ से रिलेटेड एरिया, इसी वजह से मुझे FR1 पसंद है क्योंकि रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। खैर सारी सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।